हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम एंड द सन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक वीडियो कवर कर चुके हैं, उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सोलर सिस्टम की स्टार्टिंग कैसे हुई थी और किस तरह से सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। हीलियोस्फीयर क्या है ये आपको बताया गया था, क्यूपर बेल्ट कहाँ पे है, ऊट क्लाउड कहाँ पे है। पिछली वीडियो में सब चीज़ें कवर की गई हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप एक सीक्वेंस में सब चीज़ देखते रहें और पूरा सोलर सिस्टम जो है और जितने प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और एग्जाम में कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ साथ बताना चाहूँगा कि FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, RO सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। डेली करंट अफेयर्स की PDFs आती हैं, तो आप उनको डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और डेली MCQ जो प्रैक्टिस है वो भी चल रही है, तो आप इन सभी इनिशिएटिव्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के थ्रू चल रहा है। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी कल हमने, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हमें पढ़ना है यहाँ से मून से। तो अब देखते हैं मून्स की अगर हम बात करें तो देर आर मोर देन 200 नोन मून्स इन आर सोलर सिस्टम। यानी मून का मतलब है नेचुरल सैटेलाइट। जैसे पृथ्वी की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो अपने आप में मून है, हम उसको मून कहते हैं। इसी वजह से हम सभी प्लैनेट्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी के जो सैटेलाइट होंगी, नेचुरल सैटेलाइट जो होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम मून बोल देंगे। तो 200 से ज़्यादा मून्स हैं सोलर सिस्टम में एंड सेवरल मोर अवेटिंग कन्फर्मेशन ऑफ डिस्कवरी। और कई और ऐसी जो वेटिंग लिस्ट में हैं अभी, वो चाहती हैं कि उनको कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए कि भाई ये भी मून्स हैं। ऑफ द 8 प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस आर द ओनली वंस विद नो मून्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, कि 8 ग्रहों में से केवल मरकरी और वीनस यानी कि बुध और शुक्र ही ऐसे हैं कि जिनके मून्स नहीं हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि मरकरी का और वीनस के मून्स नहीं हैं। जाइंट प्लैनेट्स जो हैं जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, इनके बहुत ज़्यादा मून्स हैं, है ना। लीड आर सोलर सिस्टम्स मून काउंट्स। इन सम वेज द स्वार्म्स ऑफ मून्स अराउंड दीज वर्ल्ड्स रिजेंबल मिनी वर्जन ऑफ आर सोलर सिस्टम। यानी कि यहाँ पे जुपिटर है, सैटर्न है, इनके चारों तरफ इतने मून्स हैं कि अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा एक सोलर सिस्टम है, जैसे सन की चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, कुछ उसी प्रकार से इन प्लैनेट्स के अराउंड भी, यानी कि जो जुपिटर है और सैटर्न है, इनके अराउंड भी कई सारे नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि मून घूमते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि अपने आप में ये भी अपने आप में एक सोलर सिस्टम है। प्लूटो जो कि हमारे खुद के मून से छोटा है, यानी कि जो पृथ्वी का मून है उससे छोटा है प्लूटो प्लैनेट, हैज़ 5 मून्स इन इट्स ऑर्बिट। तो प्लूटो के ऑर्बिट में, यानी प्लूटो के जो अराउंड जो ऑर्बिट कर रहे हैं वो 5 मून हैं, जबकि प्लूटो अपना में बहुत छोटा है। इंक्लूडिंग द शेरोन, अ मून सो लार्ज इट मेक्स प्लूटो वॉबल। अब देखिए शेरोन, ये इतना बड़ा मून है जो प्लूटो के चारों तरफ घूम रहा है कि इसकी ग्रेविटी की वजह से जो प्लूटो पे असर पड़ता है, प्लूटो की जो घूमना है उसमें वॉबलिंग होने लगती है, यानी कि वो डगमगा जाता है इसकी वजह से। इवन टाइनी एस्टेरॉइड्स कैन हैव मून्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से सवाल बन सकता है कि क्या एस्टेरॉइड्स के भी मून्स हो सकते हैं। तो यस, बिल्कुल मून हो सकते हैं। तो इवन टाइनी एस्टेरॉइड्स कैन हैव मून्स। इन 2017 साइंटिस्ट्स फाउंड एस्टेरॉइड 3122 फ्लोरेंस हैड 2 टाइनी मून्स। तो 2017 में साइंटिस्ट ने पाया था कि एक एस्टेरॉइड है 3122, इसके एस्टेरॉइड 3122 फ्लोरेंस, ये उसका एस्टेरॉइड का नाम है, इसके भी 2 टाइनी मून्स हैं। तो यानी कि एस्टेरॉइड के भी, यानी कि जरूरी नहीं है कि मून्स सिर्फ प्लैनेट्स के ही होंगे, मून एस्टेरॉइड के भी हो सकते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रहों के भी हो सकते हैं। अब फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हमारा जो सोलर सिस्टम जो फॉर्म हुआ वो हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम अ डेंस क्लाउड ऑफ इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट। यानी कि बहुत ही एक गहरा डेंस क्लाउड था इंटरस्टेलर गैस का। इंटरस्टेलर का मतलब हुआ कि 2 सितारों के बीच में जो होता है उसको हम इंटरस्टेलर कहते हैं। तो इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा डेंस क्लाउड था, तो वहाँ पे जाके सोलर सिस्टम फॉर्म होता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। The cloud collapsed, possibly due to the shock wave of a nearby exploding star,
कॉल्ड अ सुपरनोवा। अब देखिए सुपरनोवा का क्या मतलब है। सुपरनोवा तब होता है जब कोई जो स्टार है उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, उसके बाद उसका मास और उसकी जो साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है। तो जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है किसी स्टार की, तो उसके बाद जब वो एक इतना बड़ा हो जाता है कि अब वो अपने अंदर नहीं रह सकता, तो वो फट जाता है, यानी कि इसमें एक्सप्लोजन होता है। तो वो जो एक्सप्लोजन होता है उसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो शॉक वेव क्रिएट हुई, तो वहाँ पर वो क्लाउड जो है वो अब कोलैप्स होना शुरू हो गया, यानी कि उसकी वजह से वो क्लाउड बनना शुरू हो गया। When this dust cloud collapsed, it formed a solar nebula, a spinning swirling disk of material। तो एक सोलर नेब्यूला बन गया और एक स्पिनिंग, यानी कि इस तरह से एक swirling डिस्क बन गई मटेरियल की, कि मटेरियल अब इस तरह से घूम रहा है। और यहाँ पर अब वो जो डस्ट है उसकी वजह से क्या होगा, चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि सोलर सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एट द सेंटर ग्रेविटी पुल्ड मोर एंड मोर मटेरियल इन। अब सेंटर में क्या हुआ कि इस अगर हम देखें यहाँ पे, अगर सेंटर माने, तो इस सेंटर में जो ग्रेविटी थी उसकी वजह से जो मटेरियल था, जो डस्ट के रूप में घूम रहा था, सुपरनोवा होकर जो टुकड़ों में घूम रहा था, वो सारा मटेरियल इसकी तरफ खिंचा आने लगा, सेंटर की तरफ। इवेंचुअली द प्रेशर इन द कोर वाज सो ग्रेट दैट हाइड्रोजन एटम्स बिगेन टू कंबाइन एंड फॉर्म हीलियम। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम थे सेंटर में, जो कोर में, अगर हम इसकी कोर की बात करें, तो कोर के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि हाइड्रोजन के एटम आने लगे और कंबाइन करने लगे, जिससे कि वो हीलियम बना सके। यानी कि इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन में यही होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस तरह से कि हमारा सन काम करता है। बेसिकली ये सन को बनने की एक प्रोसेस है कि सन बन किस तरह से रहा है। तो हाइड्रोजन एटम्स बिगेन टू कंबाइन एंड फॉर्म हीलियम, रिलीजिंग अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। विद दैट आर सन वाज बॉर्न। और इसी की वजह से हमारा जो सन है, सूरज है, वो बॉर्न होता है। एंड इट इवेंचुअली अमास्ड मोर देन 99% ऑफ द अवेलेबल मैटर। और उस जगह पे जिस टाइम पे ये सन बन रहा था, तो हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% जो भार है, जो वजन है, वो सिर्फ और सिर्फ सन के अंदर है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मून्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है उसका सिर्फ 0.2% मास है उसके अंदर। बाकी सारा मास किस में है, बाकी सारा मास सन के अंदर है। मैटर फर्दर आउट इन द डिस्क वॉज ऑल्सो क्लम्पिंग टुगेदर। तो मैटर जो था वो क्लम्प हो रहा था, यानी जुड़ रहा था आपस में। दीज क्लम्प्स स्मैश्ड इनटू वन अनदर फॉर्मिंग लार्जर एंड लार्जर ऑब्जेक्ट्स। तो आपस में जुड़ रहे थे और धीरे धीरे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनते जा रहे थे। सम ऑफ देम ग्रू बिग इनफ फॉर द ग्रेविटी टू शेप देम इनटू स्फेयर्स। और कुछ इतने बड़े हो गए कि वो अपनी ग्रेविटी की वजह से कुछ स्फेरिकल शेप के अंदर आ गए। बिकमिंग प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स बन जाते हैं, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स बन जाते हैं और कुछ बहुत बड़े मून्स बन जाते हैं। तो यानी कि जब मटेरियल आपस में जुड़ते चले गए और उनकी ग्रेविटी की वजह से उन्होंने स्फेरिकल शेप जो है वो ले ली। दूसरे केसेस में देखा जाए, प्लैनेट्स डिड नॉट फॉर्म। कुछ केसेस में प्लैनेट्स नहीं बने। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज मेड ऑफ बिट्स एंड पीसेज ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम दैट कुड नेवर क्वाइट कम टुगेदर इनटू अ प्लैनेट। यानी कि जो ये टुकड़े जुड़ जुड़कर एक बड़ा प्लैनेट जिसने बना दिया था, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो प्लैनेट नहीं बन पाए हैं। तो अगर वो प्लैनेट नहीं बन पाए हैं तो क्या उपाय है फिर उस पर, वो एस्टेरॉयड में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह हैं उनमें कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड बेल्ट की जब बात की जा रही है कि एस्टेरॉयड बेल्ट है कहाँ पे। तो देखिए ये हमारा सूरज है, सन है। उसके बाद 4 प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और अर्थ का ये मून है। अब आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा, तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ये एक बेल्ट दिख रही है। ये जो बेल्ट है ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 प्लैनेट्स के बीच में है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये आपको पता होना चाहिए कि मार्स तक तो हमारे इनर प्लैनेट्स, अभी हम मार्स को इनर प्लैनेट्स कहते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है और इनको गैस जाइंट्स भी कहा जाता है। तो अदर स्मॉलर लेफ्ट ओवर पीसेस बिकम एस्टेरॉइड्स। अब कुछ क्या बन गए, वो एस्टेरॉइड्स बन गए, कुछ कॉमेट्स बन गए, मीटियोराइड्स बन गए, स्मॉल इरेगुलर मून्स बन गए। यानी कि यही सब चीज़ें हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और छोटे अनियमित चंद्रमा बन गए। स्ट्रक्चर की बात करें, द ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज इन अ सोलर सिस्टम इज ड्यू टू द वे द सोलर सिस्टम फॉर्म। अब देखिए, अब बात यह आती है कि ये ऑर्डर और अरेंजमेंट है कैसे, कि जैसे मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये प्लैनेट्स ऐसे ही क्यों अरेंज हुए।
है ना। अगर ये सवाल पैदा होता है एस्टेरॉयड बेल्ट जहाँ है वो वहाँ ही क्यों है ना। अगर हम इस तरह से पूछें तो वहाँ पे वो उनका कहना ये है कि जो ऑर्डर और अरेंजमेंट है प्लैनेट्स का, जिस तरह से सोलर सिस्टम बना वो उस वजह से है। अब उसमें आगे चीज़ें देखते हैं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। अगर हम सूरज के पास देखें, अगर नियरेस्ट टू द सन देखें, तो हमारे कैसे प्लैनेट्स हैं, ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे एक मटेरियल है, यानी कि एक स्टैंडिंग मटेरियल है। द ओनली रॉकी मटेरियल कुड विदस्टैंड द हीट व्हेन द सोलर सिस्टम वाज यंग। अब देखिए सूरज के पास में जो प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स हैं, चाहे हम मरकरी की बात करें, वीनस की बात करें, अर्थ की बात करें, मार्स की बात करें, तो इन सभी चारों प्लैनेट्स में आपको रॉकी मटेरियल मिलेगा। क्योंकि रॉकी मटेरियल ही एक ऐसा मटेरियल है जो सन की जो हीट है, सन से जो आने वाली गर्मी है, उसको क्या कर सकता है, उसको रिटेन कर सकता है, अपने आप में सहन कर सकता है। फॉर दिस रीजन द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी कि इनकी रॉकी सरफेसेस हैं, यहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। अगर आप जुपिटर पे जाएंगे, सैटर्न पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जिस तरह से धरती पे एक सतह मिलती है, मार्स पे एक सतह मिलती है, वो सतह वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप ऊपर से गिरेंगे तो आप गिरते चले जाएंगे, वहाँ पे कोई ऐसी ज़मीन नहीं है कि वहाँ पे कोई ज़मीन होगी और आप उस पर ज़मीन पे बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे। ऐसा वहाँ पे नहीं होता सैटर्न पे या जुपिटर पे। लेकिन ये ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है, धरती पे पॉसिबल है। धरती पे एक सरफेस होता है, लैंड सरफेस है। इसी प्रकार से मार्स पे एक लैंड सरफेस है। तो दे आर ऑल स्मॉल विद सॉलिड रॉकी सर्फेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब छोटे हैं। अगर हम इन सभी प्लैनेट्स की बात करें, जुपिटर की बात करें, सॉरी अर्थ की बात करें, मार्स की बात करें, तो ये सभी प्लैनेट्स क्या हैं, ये सभी प्लैनेट्स छोटे हैं और सॉलिड हैं। मीन वाइल मटीरियल्स वी आर यूज टू सीइंग इज, जैसे कि आइस है, लिक्विड है या गैस है, सेटल्ड इन द आउटर रीजन्स ऑफ द यंग सोलर सिस्टम। जिस टाइम पे सोलर सिस्टम यंग था, उस टाइम पे जो आइस थी, लिक्विड था, गैस था, ये कहाँ पे सेटल हुए, ये बाहर की तरफ सेटल हुए, यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर, यानी कि जुपिटर सैटर्न की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी पुल्ड दीज मटीरियल्स टुगेदर एंड दैट इज वेयर वी फाइंड गैस जाइंट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, और आइस जाइंट्स जैसे कि यूरेनस और नेपच्यून। तो गैस जाइंट्स कौन है, जुपिटर, सैटर्न है। और जब हम जुपिटर, सैटर्न की बात कर रहे हैं, उससे दूर जब हम जा रहे हैं तो सूरज की रोशनी वहाँ तक बहुत कम पहुँच पा रही है, इसलिए वहाँ पे हीट बहुत कम है। तो वहाँ पे वो क्या बन गए, वो आइस जाइंट्स हैं, यानी कि बर्फ़ के बहुत बड़े गोले हैं, जैसे कि यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आप सोलर सिस्टम देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो इसको आप देखिए, यहाँ पे सन है, उसके बाद फिर ये 99.86% जो मास है सन, वो सन के अंदर ही है। पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास किसके अंदर है, सन के अंदर है। बाकी ये सब तो बस उसके सामने आप समझ सकते हैं, बच्चे भी नहीं कह सकते इनको। तो ये मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यहाँ पे कॉमेट है, उसके बाद क्यूपर बेल्ट आती है। ठीक है, क्यूपर बेल्ट में ही हमने पढ़ा था कि जो टर्बिनेशन शॉक आता है ना, उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं फिर वो क्यूपर बेल्ट में ही एग्जिस्ट करती हैं। 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो दूरी है, ये हमने कल की वीडियो में कवर किया था, पिछली वीडियो में कवर किया था, वो आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। अब देखते हैं सन के बारे में पढ़ते हैं। तो सन क्या है, सन एक 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड येलो ड्वार्फ स्टार है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली बात तो सन तब बना जिस टाइम पे सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम कितना पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो सन की लाइफ भी कितनी है अब तक जो हो चुकी है, वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो चुका है। और एक येलो ड्वार्फ स्टार है, अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक बहुत ही गर्म बॉल है जो जल रही है और हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई है, एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये 93 मिलियन माइल्स यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, एंड इट इज़ आर सोलर सिस्टम्स ओनली स्टार। तो जिस पे धरती है, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें एकमात्र स्टार है, उसका नाम सन है। और ये धरती से कितना दूर है, ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। विदाउट द सन्स एनर्जी लाइफ एज वी नो इट कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन आवर होम प्लैनेट, यानी कि धरती पे जो लाइफ है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि सूरज है। अगर सन नहीं होगा तो धरती पे लाइफ भी नहीं होगी। फ्रॉम आर वेंटेज पॉइंट ऑन अर्थ द सन में अपियर लाइक एन अनचेंजिंग सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इन द स्काई। देखिए धरती से अगर हम देखेंगे, अगर हम धरती से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि सन है, नॉर्मली सुबह उग जाता है, शाम को ढल जाता है, उसमें और कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन ऐसा नहीं है। सन एक बहुत ही डायनेमिक एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और वो सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। बट द सन इज़ अ डायनेमिक स्टार कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड सेंडिंग एनर्जी आउट इन द स्पेस, यानी कि बार बार हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, यानी कि लगातार चेंज होता जाता है और एनर्जी भेज रहा है पूरे स्पेस में। द साइंस ऑफ स्टडिंग द सन एंड इट्स इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड हीलियोफिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है ये कि वो साइंस जिसमें हम सन को पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि सन का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे सोलर सिस्टम में क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीलियोफिजिक्स बोलते हैं।
और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि हमने जब कल ये पढ़ा था, कल की क्लास में ये पढ़ा था कि जो सन का जो इन्फ्लुएंस जहाँ तक रहता है, सूरज की रेस का, किरणों का इन्फ्लुएंस जहाँ तक रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हीलियोस्फीयर बोलते हैं। ये मैं ये बता देता हूँ आपको, उसको हम हीलियोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सन इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आर सोलर सिस्टम। सन जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है, जब 99.86% मास सनी के अंदर है तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इट्स डायमीटर इज अबाउट 8,65,000 माइल्स, यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर इसका डायमीटर है। और अर्थ का डायमीटर की अगर हम बात करें, करीब करीब ये कितना है, ये 12,000 के आसपास आ जाएगा, 12,800, क्योंकि 6400 किलोमीटर हम इसकी रेडियस बताते हैं। तो जब हम कहते हैं कि 6370 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर धरती की रेडियस है, तो फिर उसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, 12,800 किलोमीटर। तो 12,800 किलोमीटर धरती की रेडियस या डायमीटर है। और आप देख सकते हैं सन का डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर, का मतलब हो गया कि 14 लाख किलोमीटर जो है वो उसकी डायमीटर है। तो धरती की डायमीटर से 12,800, उसका 14 लाख। तो अब अपना आप कंपेयर कर सकते हैं कि सन कितना बड़ा है। इट्स ग्रेविटी होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। सन की ही ग्रेविटी ने सभी चीज़ों को अपनी जगह थाम कर रखा हुआ है। अगर धरती अपनी ही कक्षा में घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपने ऑर्बिट में घूमती है सन की चारों तरफ, वो इसलिए घूमती है क्योंकि सन का जो ग्रेविटी है उसी ने अर्थ को उसकी जगह पे रोक रखा है, मार्स को उसकी जगह पे रोक रखा है। तो किसने रोक रखा है, सन की ग्रेविटी ने। कीपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्लैनेट्स टू द स्मॉलेस्ट बिट्स ऑफ डेब्री इन ऑर्बिट अराउंड इट। यानी कि अगर हम सोलर सिस्टम में बात करें तो सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें आज जैसी भी हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि सन की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है। सन की ग्रेविटी की वजह से ही जो भी चीज़ें घूम रही हैं वो सब अपनी जगह पे इसलिए घूम रही हैं क्योंकि सन की ग्रेविटी है। चाहे वो बड़े से बड़ा प्लैनेट हो, जुपिटर ही क्यों ना हो, और चाहे वो छोटे से छोटा एक बिट्स ऑफ पीसीस भी डबरी के क्यों ना हो, यानी कि जो मलबे के जो कण हैं चाहे वो भी क्यों ना हो, वो सब जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो इसी वजह से लगा रहे हैं क्योंकि सूरज की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। Even though the sun is the center of our solar system and essential to our survival, it's only an average star in terms of its size। यानी कि अगर हम सन की बात करें तो सन हो सकता है कि जैसे सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है, हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कोई भी एक बहुत बड़ा स्टार नहीं है। ये सिर्फ एक एवरेज स्टार है। साइज़ के अगर हम मुकाबले देखें तो उसका साइज़ जो है एक एवरेज सितारे के रूप में है। यानी कि सन से बड़े भी बहुत ज़्यादा स्टार्स पाए गए हैं यूनिवर्स में। स्टार्स अप टू 100 टाइम्स लार्जर हैव बीन फाउंड। यानी कि वो स्टार्स जो 100 गुना और भी बड़े हैं सन के मुकाबले, वो पाए गए हैं। एंड मैनी सोलर सिस्टम्स हैव मोर देन वन स्टार। और कई सारे सोलर सिस्टम्स तो ऐसे होते हैं जिसमें एक स्टार से ज़्यादा स्टार होते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में तो सिर्फ एक ही स्टार है, द सन, लेकिन कई सारे सोलर सिस्टम्स ऐसे हैं जिसमें और भी ज़्यादा स्टार्स होते हैं। बाई स्टडिंग आर सन, साइंटिस्ट कैन बेटर अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डिस्टेंट स्टार्स। जो हॉटेस्ट पार्ट है सन का वो क्या होता है, वो कोर होता है, जहाँ पे टेम्परेचर्स कहाँ तक पहुँच जाता है, 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। इसको 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे, इसमें आप देखें, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे सन के अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। सन का सबसे अंदर जो होता है वो कोर होता है, उसके बाद फिर वो रेडिएटिव जोन आता है, फिर कन्वेक्टिव जोन आता है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फिर चीज़ें निकलती हैं, फिर ये बाहर का एटमॉस्फेयर आ जाता है फोटोस्फेयर का, फिर यहाँ पे क्रोमोस्फेयर आता है, इसको ट्रांजिशन रीजन भी कहते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन है। फिर अभी देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सन की सतह पे जो स्पॉट्स होते हैं उसको सन स्पॉट कहा जाता है। फिर ये कोरोना जो सन की सतह से बहुत काफ़ी बाहर होता है, ये सन के फ्लेयर्स आती हैं, ये सन सोलर प्रोमिनेंस है, और ये सोलर विंड निकलती हैं जो चारों दिशाओं में निकलती हैं। तो ये सन से रिलेटेड सब टर्म्स हैं, इनको सबको समझेंगे कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, सोलर प्रोमिनेंस का क्या मतलब है, सोलर फ्लेयर क्या होती हैं, सोलर विंड क्या होती हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो फिर कह रहा है कि जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है सन का वो उसका कोर है, यानी कि सबसे अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। वो टेम्परेचर वहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप कह सकते हैं। द पार्ट ऑफ द सन वी कॉल इट सरफेस, द फोटोस्फेयर इज़ अ रिलेटिवली कूल, यानी कि 5500 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि 5500 डिग्री सेल्सियस अपने आप में गर्म है, लेकिन ये किसके रिलेटिव में ठंडा हो गया, कोर के मुकाबले। यानी कि सन का जो कोर है वो तो 1.5 या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और जो सन का फोटोस्फेयर है, ये वाला पार्ट, ये जो फोटोस्फेयर है बाहर वाला पार्ट जो है, इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। इन वन ऑफ द सन्स बिगेस्ट मिस्ट्रीज, द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर, यानी कि द कोरोना गेट्स हॉटर द फार्दर इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द सर्फेस। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी समझिए कि सन से मतलब कोई भी गर्म चीज़ है, अगर आप गर्म चीज़ से दूर जाएंगे तो उसका टेम्परेचर गर्म होगा या ठंडा होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम गर्म चीज़ से दूर जा रहे हैं, मान लेते हैं आपने एक बोनफायर जला रखी है,
और अगर आप उससे दूर जाते जाएंगे तो आपका जो उसकी गर्माहट है बोनफायर की वो कम होती चली जाएगी। ये प्रिंसिपल है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सन के साथ, ये मिस्ट्री है, अभी भी साइंटिस्ट इसको सुलझा नहीं पा रहे हैं कि ये सन है और सन से दूर दूर जैसे जा रहे हैं तो एक एरिया आता है कोरोना का। तो जब सन से हम दूर जाते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम कोरोना के पास पहुंचते हैं तो कोरोना के पास पहुंच के टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है यहाँ पे। द कोरोना रीचेज अप टू 3.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जो फोटोस्फेयर है जो बिल्कुल सन की सतह से थोड़ा सा बाहर है तो वहाँ पे टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। कोरोना सन से थोड़ा सा और दूर है, लेकिन कोरोना पे जब पहुंच रहे हैं तब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तब टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, यानी कि 20 लाख डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण है जिस वजह से ये हो रहा है कि अभी साइंटिस्ट जो हैं इस चीज़ पे डिस्कवरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं मतलब। तो ये यानी कि ये बहुत ज़्यादा हॉट हो गया किसके मुकाबले, फोटोस्फेयर के मुकाबले। चलिए नेक्स्ट आता है साइज एंड डिस्टेंस, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। कोई भी आपको डाउट आता है गाइस तो, और कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।